हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित और आज के इस लेक्चर में हम मैट्रिसेस एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हमने रिलेशन एंड फंक्शंस की वीडियोस बना ली है, तो आप वो वीडियोस भी एक बार चेक कर सकते हैं। क्लास 12th की अभी हम सीरीज लेके चल रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम जो मैट्रिसेस के जो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे और एडिशन और बेसिकली कुछ हल्का फुल्का मल्टीप्लिकेशन उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिसेस जो टॉपिक है, पहले हम ये देखेंगे कि इसके नाम का क्या मतलब है, मैट्रिसेस और यूज़ हम कहाँ पर करते हैं बेसिकली, और हमारे सिलेबस में कितना है और कितना पोर्शन इसमें से कट गया है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले आज जो हमें पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन वो सब भी देखेंगे और साथ ही साथ में एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन जो एक्सप्लिसिट जो मल्टीप्लिकेशन टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, बट अभी के लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी एक चीज़ होती है, वो हम देखेंगे। मैट्रिसेस होती क्या है, दिखती कैसी है, क्यों यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में होना क्या है। सबसे पहले वही है कि इंट्रोडक्शन माने कंस्ट्रक्शन, मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं, होती क्या है, वो सब। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वैसे ही टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ना, घटाना, गुणा करना। इसमें डिवीजन का कोई कंसेप्ट नहीं है। इंस्टेड ऑफ डिवीजन इसमें इनवर्स निकालने का कंसेप्ट है, जैसे फंक्शंस में होता है, वो मल्टीप्लिकेशन है। फिर हमारे पास इसमें जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक टॉपिक है बेसिकली। इसके बाद हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, जो कि जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही इनवर्स है। बट क्योंकि हमारे सिलेबस में वो इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में मैट्रिसेस में वो चीज़ कट गई है, इसलिए हम इस चैप्टर में इनवर्स निकालना नहीं सीखेंगे, जबकि हम वो डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में निकालना सीखेंगे। बट फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि हमें इनवर्स जो 2-3 साल पहले जब तक ये टॉपिक नहीं कटा था वो आना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है किसी और एग्जाम में भी आ जाए या फिर एटलीस्ट अपने नॉलेज के लिए भी वो आना चाहिए, तो एक लेक्चर हम उसके ऊपर भी निकाल देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ऐसी कोई मैंडेटरी वो चीज़ है नहीं। और लास्ट में ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें कि एडिटिव आइडेंटिटी, इनवर्स, ये जो सारी बेसिक चीज़ें, और एक ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ये भी सिलेबस में नहीं है। तो बेसिकली जो ब्लूइश कलर में है वो सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में खाली इतना है। ये चैप्टर 3 से 4 नंबर का बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट्स भी है। तो ये टोटल 12 नंबर के 10 से 12 नंबर का चैप्टर है, ये दोनों मिला के। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर 4 से 5 नंबर का, एंड सिमिलरली डिटर्मिनेंट्स वो 6 से 7 नंबर का चैप्टर बन सकता है। फाइन। तो सबसे पहले इसमें जो हमें देखना है कि मैट्रिक्स होती क्या है, और फिर मैट्रिसेस क्यों बोलते हैं, कभी मैट्रिक्स लिखते हैं, कभी मैट्रिसेस लिखते हैं, और साथ ही साथ में कि इसको हम एज अ रियल लाइफ में कहाँ देखते हैं या फिर कहाँ हम समझते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले तो यही है कि मैट्रिक्स दिखती कैसी होगी। बेसिकली जैसे मूवी मैट्रिक्स है वैसा तो ये बिल्कुल नहीं है, ये उससे काफ़ी हद तक अलग है। या तो हम मैट्रिक्स बोलेंगे या हम मैट्रिसेस भी बोलेंगे, डिपेंड करता है हम सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म किस में हम बात कर रहे हैं। सिंगुलर है तो मैट्रिक्स और प्लूरल है तो मैट्रिसेस हम लिख सकते हैं। सबसे पहले यह है कि इस नाम का क्या मतलब है। मैट्रिक्स इज नथिंग बट, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे ये क्या चीज़ लिखी हुई है हमने। मैट्रिक्स कुछ और नहीं जबकि अरेंजमेंट है किसका। अब छोटी सी बात है, अरेंजमेंट एलिमेंट्स का ही होता है मैथ्स में। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स आप ये डेफिनेशन लिख भी सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं। तो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट, एलिमेंट्स कह लीजिए हमारे इसमें, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, नंबर, अल्फाबेट्स कुछ भी हो सकते हैं, उनका अरेंजमेंट रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे स्कूल में क्लासरूम में बच्चे बैठाते हैं, वो भी बेसिकली एक मैट्रिक्स फॉर्म में ही बैठाते हैं। या फिर लड्डू रखे होते हैं डब्बे में मिठाई वाले, वो भी मैट्रिक्स फॉर्म में रखे हुए होते हैं। मतलब वो कुछ पर्टिकुलर रोज में, कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स में डिवाइडेड होते हैं। तो अगर आप ऑलमोस्ट फील करेंगे तो आप हर जगह पर जहाँ पर भी डिसिप्लिन है वहाँ पर आप रोज एंड कॉलम्स में चीज़ें देखते ही हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है इसको समझना, फील करना। आप बहुत आराम से फील भी कर सकते हैं कि जब आप स्कूल में भी लाइन में असेंबली में खड़े होते हैं तो उसमें भी आप रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में ही खड़े होते हैं। अब दूसरा है कि रोज किसे बोलते होंगे, कॉलम्स किसे बोलते होंगे। जिस तरीके से एमएस एक्सेल में हम बनाते हैं, टपल्स बनाते हैं, रोज बनाते हैं, सेल बनाते हैं, जैसे एमएस एक्सेल आप सबने पढ़ा ही होगा, तो उसी तरीके से इसमें भी है। इसमें जैसे ये जो इस तरीके से लिखते हैं, ये क्या कहलाती हैं, रोज कहलाती हैं। जैसे कि ये पहली रो के एलिमेंट्स हैं सारे, ये सारे के सारे दूसरी रो के एलिमेंट्स हैं, ये सारे तीसरी रो के एलिमेंट्स हैं, एंड सो ऑन। और ये सारी के सारी कौन सी रो है, ये पहली रो है,
ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, तो ये कौन सी रो है? ये mth रो है, रो m। ये जस्ट मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझने के लिए है अपने कि जो इस तरीके से जो चलती हैं वो क्या है? रोज हैं। मतलब ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये पहली रो, ये दूसरी रो, इस तरीके से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रो ये वाले होते हैं कि ये वाले होते हैं, तो हम उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फाइन, तो ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है, मतलब जो अरेंजमेंट है किसका? एलिमेंट्स का, वो हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं। तो अगर ऐसे में लिखे होते हैं तो उनको रोज बोलते हैं। एंड सिमिलरली जस्ट इसका जो ऑपोजिट है वो क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट? ये जो है दिस इज नथिंग बट द कॉलम 1, ये क्या हो जाएगा उस हिसाब से? कॉलम 2, ये हो जाएगा कॉलम 3 एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा कॉलम n। मतलब मैंने एज्यूम करा है कि इसमें m रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं। तो टोटल अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो जो ये दूसरे वाला है, ये 1 1 1 1, ये दूसरे वाला क्या डिनोट कर रहा है? कॉलम। यहाँ पर भी ये 2 2 2 क्या डिनोट कर रहा है? कॉलम 2। ये क्या डिनोट कर रहा है? कॉलम 3। इसी तरीके से ये क्या डिनोट कर रहा है? n, कॉलम n। मतलब जो दूसरा नंबर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और जो पहले वाला नंबर है ये 1 1 1 1, ये रो को डिनोट करता है। तो जो पहला नंबर है वो रो को डिनोट करेगा, और जो दूसरा नंबर है वो कॉलम को डिनोट करेगा। ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है। ये हमने उनकी पोजीशन क्या कर दी है? डिसाइड कर दिया, और कुछ नहीं। बेसिकली जब हम ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे तो हम उनकी सबकी डिस्टिंग्विश पोजीशन उनको दे देंगे कि ये 1 1 पोजीशन पे है, ये 1 2 पोजीशन पे है, ताकि बोलना आसान हो जाए। जैसे क्लासरूम में हम फेयरवेल वगैरह में भी जिस तरीके से नंबर दे दिए जाते हैं, या फिर कहीं पर भी कोई कंटेस्टेंट चलते हैं या फिर कोई भी इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर हम जनरली नंबर्स दे देते हैं, टैग दे देते हैं, ताकि ईजिली उनको पकड़ा जा सके। सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी, हमने हर पोजीशन के नंबर दे दिए हैं ताकि उनको ईजिली देखा जा सके। नाउ इसका मैट्रिक्स का मतलब क्या है वो तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन में देख ही लिया है, बट हम इसको रियल लाइफ में कहाँ पर देखते हैं? जो मैट्रिसेस हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो क्लासरूम्स या फिर जो भी आपने असेंबली में इस तरीके से हम देखते हैं वो सारे के सारे मैट्रिक्स में ही होते हैं बने हुए। अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे इनकी डेफिनेशन को, या फिर इसको रियल लाइफ में आप समझने की कोशिश करेंगे, तो कंप्यूटर साइंसेस में या फिर मैथ्स में, जो हायर स्टडीज़ में जब आप लीनियर अलजेब्रा वगैरह पढ़ेंगे, तब वहाँ पर भी आप मैट्रिसेस का अच्छा खासा यूज़ कर रहे होंगे, चाहे फिर आगे प्रोग्रामिंग में हो चाहे फिर कोडिंग में हो। लाइक मैंने अभी जैसे बताया MS एक्सेल में आप देखते ही हैं वो प्रॉपरली एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होता है। वहाँ पर भी ट्रांसपोज का कंसेप्ट, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, दो मैट्रिसेस, बिकॉज अल्टीमेटली MS एक्सेल क्या है? वो है तो प्रॉपर एर्रे, मतलब अगर आप CS के बच्चे हैं तो आपको समझ में आता होगा, वो एक एर्रे फॉर्म है। अब वो एर्रे है तो वो मैथ्स में मैट्रिक्स है, तो सिंपल जो मैथ्स में मैट्रिक्स है वो CS में एर्रे है। तो अल्टीमेटली जो हम ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं मैथ्स में, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हैं क्या? प्योर हैं ये। आप इनको ऐसा नहीं है ना कि आपने आज उठाया और कल के दिन जाके रियल लाइफ में लगा कर आ गए, ऐसा नहीं होता है। हम इनको धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे जैसे हम पढ़ते रहते हैं वैसे वैसे हम इनको एड ऑन करते रहते हैं। फिर भी अगर और ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करनी है, या फिर आप अपने लेवल पे भी समझना चाहते हैं, तो लाइक जिस तरीके से हमने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा है, जिसमें कि हम लाइक कहते हैं कि प्याज लेने गए, फिर गोभी लेने गए, तो 2 किलो प्याज इतने की है, 10 किलो गोभी इतने की है, अगर ये 10 किलो समथिंग लाइक दैट, फिर हम उनसे इक्वेशंस बनाते हैं, फिर हम रेट पता करते हैं। फाइन। सिमिलरली अगर हम इस क्लास में देखें 12th क्लास में, तो काम वही है, बस आज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जगह अगर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल आ जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो हमें मैट्रिसेस से पता चलता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब इक्वेशंस थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगे, लाइक 3 4 5 6 वेरिएबल जब आ जाएंगे, तो उतनी ही इक्वेशंस भी हो जाएंगी। फिर उसमें एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सब लगाना पॉसिबल नहीं होगा। उस केस के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। हालांकि इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी एक एप्लीकेशन से भी आपको एटलीस्ट समझ में आ सकता है, मज़ा आ सकता है पढ़ने में कि शुरू कैसे करेंगे। फाइन। तो ये थी सबसे पहली बात, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में डिफरेंस। ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये पहला एलिमेंट है इसका, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। आप बोलने को कैसे भी बोल सकते हैं, ये मेरी आदत ऐसे ही पड़ी हुई है, पहला दूसरा तीसरा, आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं, कुछ नहीं है। ये पहली रो के एलिमेंट्स हैं, ये दूसरी रो के एलिमेंट्स हैं, ये तीसरी रो। तो जो ऐसे में है वो सारी के सारी रोज हैं, और जो ऐसे में है वो सारे के सारे कॉलम्स हैं। फाइन। तो इस केस में अभी के लिए m रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं, तो m रोज एंड n कॉलम्स, ये लीजिए। फाइन। आप इसको उतार सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें m रोज हैं n कॉलम्स हैं, तो हम ये बोल सकते हैं
कि इस मैट्रिक्स का जो नाम था वो कैपिटल ए था, तो m क्रॉस n अगर हमने ऐसे लिख दिया तो हम क्या डिनोट करना चाह रहे हैं, a इज द नेम ऑफ द मैट्रिक्स, ये नाम है मैट्रिक्स का, m उसमें क्या है रोज एंड n उसमें क्या है कॉलम्स। और अगर हमने इस तरीके से लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप अभी अगर आप शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को तो आप हर क्वेश्चन में उसका ऑर्डर जरूर लिखें ताकि आपको समझ में आए, या फिर आपको पता रहे कि आगे मल्टीप्लिकेशन में भी काम आएगा, बाकी हर जगह काम आएगा, ताकि आपको याद रहे कि रोज किन्हें बोलते हैं, कॉलम्स किन्हें बोलते हैं, हम उसमें कंफ्यूज ना हो। स्टार्टिंग में अभी 1-2 दिन आदत डाल लेंगे तो हर चीज ठीक चलेगी। अब क्योंकि ये इसका ऑर्डर है तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का यह मतलब है कि इसमें 2 रोज हैं। इसका मतलब अगर मैं इसे बनाना चाहूंगा तो कैसे बनेगी, 2 रो के लिए स्पेस 1 2 रो का स्पेस और 3 कॉलम का स्पेस, ये लीजिए ऐसे। तो जो पहला यहां पर एलिमेंट लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल a 1 1, पहली रो पहला कॉलम, तो ये R1 ये R2 ये C1 ये C2 ये C3, और ये A पहला रो दूसरा कॉलम, A पहला रो तीसरा कॉलम, A दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो अगर मैंने इसको एक एक्सटेंड फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जबकि इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा। फाइन, तो एक मैट्रिक्स को जनरल रिप्रेजेंटेशन उसका पीछे था, और पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन लाइक किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो वो इस तरीके से लिखी जाती है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में आता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैट्रिक्स का, तो हमें एट ए डमी मैट्रिक्स बनानी आनी चाहिए। अब इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो ऑर्डर तो इस तरीके से लिख दिया m क्रॉस n, इसको रीड कैसे करा, m क्रॉस n, ये तो रीड कर लिया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो कैसे पता चलेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए m इंटू n बस। तो अभी के लिए जैसे 2 इंटू 3 विच इज 6, तो इसमें 6 टोटल एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली आप इसको m इंटू n रीड करता हूं मैं, और इसको m क्रॉस n रीड करता हूं, ताकि मुझे पता रहे कब मैं ऑर्डर बोलना चाह रहा हूं और कब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलना चाह रहा हूं। बाकी यूज आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। फाइन, नाउ अब एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कि हम ये निकालेंगे कि उसमें रोज कितनी हैं, कॉलम्स कितने हैं, ऑर्डर कितने हैं और कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स। पेपर में इसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है जो कि एमसीक्यू में आता है जनरली। सबसे पहले इसमें बोला है नंबर ऑफ रोज बताइए कितनी है, तो इसमें टोटल है 3 रोज, 1 2 एंड 3, इसमें टोटल है 3 रोज। इसमें कॉलम्स कितने हैं, तो इसमें कॉलम्स है टोटल 4, जो कि हैं 1 2 3 4, तो इसमें 4 हैं कॉलम्स। ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पहले रोज और फिर कॉलम्स, तो 3 रोज 4 कॉलम्स, तो 3 क्रॉस 4 क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 3 4 12, 4 3 12, तो इसमें 12 है टोटल एंट्रीज, टोटल एलिमेंट्स इसमें 12 है। उसके बाद बोला है A23 बताइए। A23 का मतलब क्या है, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो दिस इज A23 8। फिर है A31, A31 का मतलब है थर्ड रो और पहला कॉलम, थर्ड रो पहला कॉलम, थर्ड रो पहला कॉलम, दिस √2। A14 का क्या मतलब है, A14 पहला रो और चौथा कॉलम, दिस 1। फिर A33 का क्या मतलब है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 4। एंड A22 का क्या मतलब है, सेकंड रो सेकंड कॉलम विच इज 0। ये लीजिए, देखिए काफ़ी सिंपल है इसको पता करना। पेपर में भी एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें पूछेगा बताइए एक एलिमेंट, आप सिर्फ उसी तरीके से रोज एंड कॉलम्स में पकड़ेंगे एंड उसके बाद आप उसका आंसर लिख सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ जो कि मैं इसमें बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अभी जो हमने ये जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या है वो तरीका, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लाइक A इज द नेम ऑफ द मैट्रिक्स, आई कैन राइट इट एज A I J एंड M क्रॉस N। ऐसे भी मैं इसे लिख सकता हूँ, मतलब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये वही बन जाएगा जो फर्स्ट पेज पे आपको दिख रहा था। इसका मतलब क्या है, A I J M क्रॉस N, M रोज N कॉलम्स
जैसे हम लिखते हैं ऑर्डर, और इसके अंदर आई जे, ए आई जे मतलब ये करंट रो करंट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं फिर भी अगर इसे लिखना भी चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, वेयर आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 से शुरू हुई और कहां तक गई, आई क्या है, पहले वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को, तो आई 1 से m तक गया और j 1 से n तक गया, ये लीजिए। तो i 1 से m तक एंड j 1 से n तक। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। मतलब उतना बड़ा ना लिखकर अगर मैं इसको छोटे उसमें भी लिखना चाहूं तब मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ये भी एक बहुत आसान तरीका है, अच्छा तरीका है। नाउ अब एक क्वेश्चन है मेरे पास कि मुझे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जो कि है 2 क्रॉस 2 की, जो दिखती ऐसी है और जिसके एलिमेंट्स ऐसे दिखते हैं। ये लीजिए, मेरे को सिर्फ इससे काम है, ये तो अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब यह बोला है कि एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाइए। तो सबसे पहला काम हर क्वेश्चन में जब भी आएगा तो हम एक डमी मैट्रिक्स बना लेंगे 2 क्रॉस 2 की। तो 2 क्रॉस 2 की डमी मैट्रिक्स कैसे दिखती होगी, A11 A12 A21 A22। ये लीजिए 2 क्रॉस 2 का मतलब 4 एलिमेंट्स होंगे उसमें, 2 रो 2 कॉलम, तो मैंने 2 रो और 2 ही कॉलम मैंने बना दिए हैं। अब बुक वाले ने कहा है कि इसको फिल करना शुरू करिए। तो सबसे पहले मैं A11 उठा रहा हूं। तो A11 का क्या मतलब होगा, IJ को 1 1 रखिए, सो 2 स्क्वायर अपॉन 2 विच इज 2। तो पहला एलिमेंट क्या आ गया, पहला एलिमेंट आ गया है 2। इसी तरीके से मैं A12 भी निकालूंगा, मतलब सारे एलिमेंट्स में बस इसी तरीके से निकाल लूंगा, सो विच इज 9/2। ये लीजिए, एंड इसी तरीके से A21 विच इज 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज 9/2। एंड एट लास्ट A22 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज 4 स्क्वायर अपॉन 2 16 विच इज 8। ये लीजिए, द ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2। सो दैट इज द फाइनल आंसर। मतलब ये मेरे को एक क्या बोलेंगे इसे, जनरल फार्मूला एक तरीके से मैं कहना चाहिए, मेरे को जनरल फार्मूला दे दिया था बुक वाले ने और मैंने उससे उसको एक्सपेंड करके एक मैट्रिक्स बना दी, बस इतनी सी बात है। फाइन। ये यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है, पेपर में यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, बस करना आपको इसी तरीके से है। जितना भी ऑर्डर होगा उसकी डमी मैट्रिक्स बनाई और उसके करस्पॉन्डिंगली सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे करके पता कर लिए और उन्हें मैट्रिक्स में रख दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब एटलीस्ट अभी के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ अब इसके बाद हमारे पास है ऑर्डर के, मतलब जो हमने पीछे किया उसके और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। बहुत सारे एनसीईआरटी में तो 5-6 क्वेश्चंस हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि रह गया है, मैं टाइप्स शुरू होने से पहले वो भी करवा देता हूं, जिसमें कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपके पास कि किसी मैट्रिक्स में लेट से 24 एलिमेंट्स हैं। मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, राइट डाउन द पॉसिबल ऑर्डर्स, राइट पॉसिबल ऑर्डर्स। ये लीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में एनसीईआरटी का ही है। मान लीजिए 24 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे इमेजिन करिए, आपको 24 बच्चे दिख रहे हैं अपनी क्लास में, उनको कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है, मतलब नॉट बाय द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बट उनको कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है क्लासरूम में। हो सकता है एक तरीका ये है कि मैं सारे बच्चों को ये बोलूँ कि एक रो बनाओ और 24 के 24 कॉलम बना लो, मतलब सबके सब एक एक करके मेरे सामने बैठ जाओ, 24 के 24 बच्चे ऐसे करके बैठ जाओ मेरे सामने। ऑब्वियसली बहुत लंबा लाइन एक ही बनेगी लेकिन बहुत लंबी बन जाएगी। और फिर एक तरीका ये हो सकता है कि मैं 24 बच्चों को ऐसे बोलूँ कि बैक टू बैक बैठ जाएं, सिर्फ एक लाइन में, ऐसे भी बोल सकता हूँ। मतलब या तो मैं ऐसे बैठा सकता हूँ या फिर 24 क्रॉस 1, पहले वाला रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे वाला कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि हम ऐसे बनवा दें कि 2 रो बनवाएं और दोनों में 12-12 बच्चे बैठाएं, या फिर 12 रो और 2 कॉलम्स बनवाएं, ये भी कर सकते हैं हम। इसी तरीके से 3 अगर मैं लेता हूँ, 3 रो अगर मैं सोचता हूँ तो 3 8s are 24 एंड 8 3s are 24। नाउ 4 6 are 24 एंड 6 4s are 24। तो ये बेसिकली टोटल 8 ऐसे तरीके हुए जिनसे कि हम अगर अपने बच्चे इमेजिन किए थे क्लासरूम में तो हम उनको बैठा सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं बेसिकली। इसके अलावा कोई और तरीका आपको नहीं मिल पाएगा इन 8 में से कि जिससे बैठा सके। लाइक जब बोर्ड का एग्जाम क्लास में होता है तो उसमें 24 बच्चे ही बैठते हैं। लाइक अब जब 12th में आप जाएंगे, तब 12th में जाएंगे, आई मीन टू से कि आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए बैठेंगे तो आपको पता चलेगा
कि क्लासरूम में या तो बच्चे इस ऑर्डर में बैठाए जाते हैं या फिर इस ऑर्डर में बैठाए जाते हैं, बस ये दो ही ऑर्डर एक्सेप्टेबल हैं बोर्ड के हिसाब से। अगर जब आप बोर्ड में देखना अपनी क्लास में जाके तो आपको पता चलेगा कि या तो 3 रो बनी होंगी, 8-8 बच्चों में बैठे हुए होंगे, या फिर 4 रो या 6 रो कुछ भी कह लीजिए, या तो 6x4 या 4x6 या 8x3 या 3x8, यही चारों एक्सेप्टेड है। बस बच्चे इस तरीके से नहीं बैठाए जा सकते क्लासरूम में जब बोर्ड का एग्जाम चल रहा होता है। नाउ अब इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यहां से भी एक क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि मैट्रिक्स आपको दे दिया जाएगा, पूछेगा बताइए किस टाइप के मैट्रिक्स है। हालांकि काफी आसान हो गया अब तो ये पता करना, बट फिर भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई डाउट नहीं है उसमें। हमारे पास टोटल जितने तरीकों की मैट्रिसेस हैं, मैं उसमें एक बात बता रहा हूं कि हमारे पास एक तो ये वाला रीजन है जो रेक्टेंगल मैट्रिक्स का है, एक हमारे पास ये वाला रीजन है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स का है, और एक हमारे पास ये जीरो मैट्रिक्स है। तो बेसिकली हमारे पास टोटल मैंने 3 रीजन्स बांटे हुए हैं। ऐसे आप कहीं और किसी और बुक में पढ़ेंगे या जे लेवल पे पढ़ेंगे, एनडीए लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको ट्रायंगुलर मैट्रिसेस भी इसमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आपको 1-2 मैट्रिक्स में कम मिलेंगी। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आप जितना एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। बट मैंने एनसीईआरटी लेवल पे ही बिल्कुल बनाया है, उसमें 1-2 नहीं है, मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं है, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा में तो वो सब हैं। एनसीईआरटी में नहीं है, ना तो ये जेई लेवल का है ना ही एनडीए लेवल का है, उनसे नीचे ही लेवल है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, I mean, इससे ऊपर का, बट इतना तो बिल्कुल आपको आना ही चाहिए। सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस। रेक्टेंगल हमारे पास 2 तरीकों के हो सकते हैं। कैसे कैसे, पहले मैं इसको डिकोड करूंगा फिर उसे लास्ट में। सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हो सकती हैं। कैसे कैसे, या तो वो आपको वर्टिकल दिख रही होंगी या वो हॉरिजॉन्टल दिख रही होंगी। फाइन, वर्टिकल मतलब क्या है, जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमने लिखा है, तो पहले हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस। हॉरिजॉन्टल कैसी होती हैं, जो कि आपको ऐसे दिखेंगी, और वर्टिकल कौन सी होंगी, जो आपको इस तरीके से लंबे में दिखेंगी। हॉरिजॉन्टल मतलब समाव लेटी हुई, और वर्टिकल माने समाव खड़ी हुई मैट्रिसेस। तो इसको मैंने वी नाम दे दिया लेट से, और इसको मैंने एच नाम दे दिया। अब इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स भी भर देता हूं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए समझना। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 2 रोज हैं और 4 इसमें कॉलम्स हैं, तो 2 क्रॉस 4। और वर्टिकल मैट्रिसेस कैसे दिखती होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑर्डर कितना है, 4 इसमें रोज हैं और 2 इसमें कॉलम्स हैं, तो 4 क्रॉस 2। ये लीजिए, फाइन। नाउ जस्ट इमेजिन, इसको हॉरिजॉन्टल बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि है तो रेक्टेंगल है ना, क्योंकि रोज कॉलम के बराबर तो नहीं है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है, जब m किसके बराबर ना हो, n के बराबर ना हो, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बनती हैं। मतलब m, और मैं n क्यों बोल रहा हूँ, मैंने एक मैट्रिक्स अपने माइंड में एज्यूम करी है जिसका ऑर्डर ये है। आप भी इसी से इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि हम शुरू से यही लेके चल रहे हैं, तो अभी भी यही लेके चलते हैं। जब mn के बराबर नहीं होगा तो रेक्टेंगल ही बनेगा। हॉरिजॉन्टल कब बनेगा, ये m है ये n है, जिस दिन m छोटा होगा n से, मतलब जिस दिन रोज क्या होंगी, कम होंगी, और कॉलम्स ज्यादा होंगे। जिस दिन कॉलम्स ज्यादा होंगे उस दिन आपको हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ दिखाई देगा। वर्टिकल मैट्रिसेस में क्या फीचर्स होंगे, ये m क्रॉस n है, जब m n से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब m माने रोज, जब रोज ज्यादा होंगे तो आपको पाइल ज्यादा लंबी दिखाई देगी। फाइन, तो ये दोनों तो बात हुई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की। बट इन दोनों को थोड़ा सा और अगर हम अच्छा बनाएं तो इनमें देखिए क्या क्वालिटी डेवलप हो सकती है। जैसे कि अगर मैं इसी को ही थोड़ा सा वो करूं, चेंज, मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूं 1 2 3 4। अब इसका ऑर्डर बताइए कितना है, इसका ऑर्डर है 1 इसमें रो है और 4 इसमें कॉलम्स हैं। और अच्छा चलो पहले इसी की बात करते हैं। इसमें रो 1 है, इसका मतलब अगर मैं इसको m क्रॉस n बोलता भी तो m क्रॉस n बोलने से ज्यादा अच्छा क्या है, 1 क्रॉस n, मतलब 1 क्रॉस n इसका क्या है, ऑर्डर है। अगर किसी दिन सिर्फ एक ही रो हो, अगर किसी दिन सिर्फ एक ही रो हो, ओनली 1 रो, तो ऐसी मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं, रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस, ये लीजिए। तो रो मैट्रिसेस का मतलब क्या है, ऐसी मैट्रिसेस जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक रो हो, मतलब तो जिनका ऑर्डर कैसा दिखता होगा, 1 क्रॉस n दिखता होगा। नाउ दूसरा क्या है, कॉलम मैट्रिसेस। तो कॉलम मैट्रिसेस कौन सी होंगी, लेट्स से इसका नाम मैंने h रखा और इसका नाम वापस से v रख देता हूं। तो ये इस तरीके की हैं लंबी मैट्रिसेस, 1 2 3 4। इसका ऑर्डर कितना है, 4 क्रॉस 1, एक ही इसमें कॉलम है।
तो इसको अगर मैं m क्रॉस n रीड करता हूँ तो मैं इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या बोल सकता हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल किस पे रहूँगा, m क्रॉस 1 बोलने में। तो मतलब कॉलम मैट्रिसेस कौन सी मैट्रिसेस होंगी, कॉलम, जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ओनली 1 कॉलम। ये एनसीईआरटी में है, रो एंड कॉलम मैट्रिसेस एनसीईआरटी में मेंशन है m क्रॉस 1। तो जिनमें एक रो वो रो मैट्रिक्स, जिनमें एक कॉलम वो कॉलम मैट्रिसेस, और जिसमें m n के ही बराबर ना हो वो क्या हो जाती हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो रेक्टेंगल मैट्रिसेस में हमने टोटल 4 पढ़ी हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रो एंड कॉलम। तो हमारे काम की जो है वो रो एंड कॉलम है। फाइन, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद है हमारे पास दो माने स्क्वायर मैट्रिसेस में टोटल 4 मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होंगी, अब नाम से समझ में आ रहा होगा, जिनमें रोज एंड कॉलम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब जिनमें m n के बराबर होना चाहिए। फाइन, तो सबसे पहले वहीं से शुरू करेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस हैं जिनमें m किसके बराबर हो, n के बराबर हो। तो वो कैसे दिखती होंगी, a n क्रॉस n। इसको ऐसे रीड करेंगे आप तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। फाइन, a n क्रॉस n, m क्रॉस m बोल लो, p क्रॉस p, कुछ भी बोल लो, तो जस्ट कहने की बात है, मैंने इस तरीके से लिखा है। फाइन, अब इसमें जो सबसे पहला है, अब ये मैट्रिक्स कैसी होगी, ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे इसका ऑर्डर कितना है इस वाली मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 3। तो इस टाइप की मैट्रिसेस क्या होंगी, रो मैट्रिसेस होंगी। फाइन, सबसे पहला जो इसमें टाइप है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होंगी, हमारे सिलेबस में यहीं से शुरू है डायरेक्टली। डायगोनल मैट्रिसेस कौन सी हैं, जिनमें सिर्फ डायगोनल है, जिनमें सिर्फ डायगोनल है वो डायगोनल मैट्रिसेस हैं, बाकी सब क्या है, मतलब 0। तो इसको एक नाम देते हैं लेट्स से A, और मतलब मैं लिखने की वैसे अगर लिखवाना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, लेट्स से 5 0 0 0 7 0 0 0 8। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। आप इसी में दूसरा भी बना सकते हैं, लेट्स से मैं एक बी मैट्रिक्स बना देता हूँ जो कि है √2 0 0 -1। ये भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। आप एक और बना सकते हैं C = 0 0 0 5 2 क्रॉस 2। ये भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सिर्फ डायगोनल को छोड़ के बाकी सब क्या होने चाहिए, 0। और इसमें सिर्फ डायगोनल यही होता है, सिर्फ ये होता है डायगोनल, बाकी इसको डायगोनल नहीं बोलते इसमें। तो ये ज़्यादा गंदा लग रहा है, मतलब आप सिर्फ समझ जाइए कि दिस इज नॉट डायगोनल, ये जो है नॉट अ डायगोनल। ये लीजिए, इसमें सिर्फ यही होता है डायगोनल, दिस इज डायगोनल। और यू कैन से प्रिंसिपल डायगोनल ऑल्सो, बट दिस इज अ डायगोनल। मैं अभी के लिए डायगोनल बोल रहा हूँ, बट इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। ये डायगोनल नहीं है, ये डायगोनल है बस, ठीक है। ये पूरा का पूरा 0 नहीं होना चाहिए डायगोनल, ऑब्वियसली, अदरवाइज तो 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। बट फॉर द टाइम बिंग एक भी नॉन जीरो एलिमेंट अगर है और बाकी सब 0 है तो उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसको लिखने का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है हमें वो भी आना चाहिए वैसे तो, बट मैं पहले 1 2 मैट्रिक्स सॉल्व करवा देता हूँ, फिर उसके बाद वो भी लिखवाऊंगा। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हमारे पास कौन सी है, अगर हम इस मैट्रिक्स को और ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दें, माने और ज्यादा इस पर बंदिशें लगा दें, तो वो क्या बन जाएंगी, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएंगी। तो बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स कौन सी हैं, जैसे कि स्केलर मैट्रिक्स। आप इसी को थोड़ा सा और रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करिए, जस्ट इमेजिन करिए इसी को अगर मैं और रेस्ट्रिक्ट कर दूं तो वो क्या बनेगा, किस तरीके से। मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पर 5, और फिर मैंने कहा यहाँ भी 5, और फिर मैंने कहा यहां भी 5। सो ये क्या है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, सेम हैं। जब ऐसी कंडीशन बनेगी उस केस में हम कहेंगे कि वो है स्केलर मैट्रिक्स। फाइन, तो इस टाइप की मैट्रिक्स इसमें। और अगर दूसरी मैट्रिक्स जैसे बनानी है तो यहाँ पर जैसे हमने 4 0 0 4, तो ये 2 क्रॉस 2 की स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल के सारे एलिमेंट अगर सेम है तो वो क्या बन जाएगा, अपने आप ही स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। सारे के सारे अलग हैं तो डायगोनल तो था ही, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये स्पेशल मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये स्पेशल मैट्रिक्स, और इसके अंदर अभी आइडेंटिटी स्पेशल बन जाएगी। बट उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और लिखवा रहा हूँ कि जिस तरीके अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स, हम जैसे पढ़ रहे हैं अभी स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर में हमने लिखना सीखा कि जैसे ये हमने लिखना सीखा, तो इसी को हमें जनरल तरीके से भी आना चाहिए लिखना। जनरल तरीका क्या है, जैसे कि A एक ऐसी मैट्रिक्स है
जिस दिन आई जे के बराबर है और जिस दिन आई जे के बराबर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अब यही आ रहा है हर साल लगभग। आई जे के बराबर है, इसका क्या मतलब है? जिस टाइम पे रो और कॉलम वाला एलिमेंट सेम है, जैसे A11, A22, जब रोथ और कॉलमथ ये दोनों ही सेम हो रहे हों। अगर ये दोनों के दोनों सेम एलिमेंट है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, के एलिमेंट हमने मान लिया, और आई जे के बराबर नहीं है, उस दिन 0 है, अगर इस कंडीशन को कोई फुलफिल कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आई जे के बराबर है मतलब रोथ और कॉलम का सेम नंबर चल रहा है तो कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट होना चाहिए हर जगह, अगर नहीं है तो 0 होना चाहिए। तो इसको लिखने का ये क्या है? एक जनरल तरीका है, हमको पता होना चाहिए। इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है। फाइन। अब इसी को थोड़ा सा और अगर मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूं, अब ये सब बता लीजिएगा, इसी को अगर मैं और रेस्ट्रिक्ट कर दूं तो वो क्या बन जाएगी फिर अपने आप ही? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में भी और वैसे भी सबसे ज्यादा यूज होगी। है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे दिखती है? रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और क्या होती है? जब सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं? 1 हो जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। मैं 3x3 से ज्यादा ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि सिलेबस में 3x3 तक ही है, तो 2x2, 3x3। तो ये क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मैंने एग्जांपल लिखे हैं। इसको हम I2 भी बोलते हैं और इसको हम I3 भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? जो हम यहाँ नीचे सफिक्स में लिखते हैं, ये दिस रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दोनों के दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्डर। ना कि कहीं ऐसा मत करना कि I3 का मतलब 3 0 0 0 3 0, ये नहीं करना। I3 का मतलब है 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I2 का मतलब है 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फाइन। और इसी को जनरल लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? अगर मैं इसी को जनरल लिखना चाहता हूं तो IN इज इक्वल टू, जिस दिन I J के बराबर है उस दिन क्या है? 1, और जिस दिन I J के बराबर नहीं है उस दिन 0। ये लीजिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये सारी के सारी किस टाइप की होती हैं? सारी के सारी स्क्वायर टाइप की ही होती हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेक्टेंगल में मिल जाएगी जाके, नहीं, ऐसा नहीं होगा, और ये करना भी गलत है। सिमिलरली स्केलर मैट्रिक्स भी आपको ऐसा नहीं है कि उसमें मिल जाएगी रेक्टेंगुलर में, ऐसा नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स खाली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मेन लिखने का तरीका, जनरल लिखने का तरीका, ये दोनों ही हमको पता होने चाहिए। अब चलते हैं जरा इस एक क्वेश्चन पे। इसमें हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है A इक्वल टू डायगोनल और B इक्वल टू डायगोनल। अच्छा, क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए डालता कि अगर इन एनी केस अगर मैं ये भूल जाऊं कि डायगोनल को लिखवाना मैंने भूला तो नहीं है, और देखो मैं भूल ही गया अभी, तो इस क्वेश्चन की वजह से मुझे याद आ गया कि डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखते हैं। तो सबसे पहला काम है A + B और फिर है 2A + 3B। ओके। वैसे अभी तो हमने एडिशन और ये करना सीखा ही नहीं है, बट फिर भी इस क्वेश्चन को नहीं करवा रहा हूँ मैं अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक तरीका ये भी है। ये लीजिए, हमको ये आना चाहिए। मैंने मतलब बस ये कहने का मतलब था कि डायगोनल में ये तीनों लिखे हुए हैं तो ये तीनों के तीनों डायगोनल में जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं B को लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा -1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 4। ये लीजिए बस। तो ये जस्ट बताने के लिए था। इनको अभी हम वापस से आके तब कर लेंगे। तब तक के लिए जरा हम पहले आगे चलते हैं। ओके, अभी हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। वैसे तो देखिए नाम से पता चल रहा है इक्वालिटी, बस सिंपल सा इतना सा मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। ये लीजिए, अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है तो वो इक्वल हो जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 इसी के ही बराबर होगी, 1 2 3 4 के। ऐसा नहीं है कि इसके बराबर हो जाएगी 2 1 3 4। इसमें भी 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, बट ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है। मतलब अगर मुझे मैट्रिक्स को इक्वल करवाना है तो मेरे को हर एलिमेंट, उनके सारे के सारे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या करवाने पड़ेंगे? सेम करवाने पड़ेंगे। इस तरीके से मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ इतना टफ था भी, तो ये एक आसान सा ही टॉपिक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। हमको सिर्फ पता होना चाहिए इक्वल कब बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं, वैसे तो हम कॉमन सेंस भी इतना ही यूज करते हैं। 4 जो है वो हम y के बराबर लिखेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। 3 को हम z के बराबर लिखेंगे, x को हम 1 के बराबर लिखेंगे,
और 5 तो 5 है ही। अब जब मैं जिस टाइम ट्यूशन पढ़ रहा था उस टाइम पे मेरे को एक टीचर ने यहाँ पर 5 की जगह यहाँ पे 6 कर दिया और कहा आप वैल्यूज पता करो। कोइंसिडेंट उस टाइम मेरा माइंड ऐसा चल रहा था कि मैंने देख के बता दिया कि क्वेश्चन ही गलत है। तो इसका भी एक ध्यान रखना छोटा सा, कहीं पता चल रहा है बोर्ड में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको ब्लफ कर रहा हो और आप लोग ये सब वैल्यूज लिख के आ जाएं, तो उस केस में आप क्या लिख देंगे कि दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल हेंस इट कांट बी इक्वेट। बस इस तरीके से। नाउ अब एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। Which of the following given values of x and y makes the following pair equal? ओके हमें ये दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बनवाना है। 4 ऑप्शन मेरे पास है। तो सबसे पहले जो है वो 3x + 7 वो किसके बराबर हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -7/3 ये लीजिए। देन 5y - 2 के बराबर हो जाएगा, सो y इक्वल टू 7। ओके सो y इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू -7/3, बट ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। ओके चलते हैं आगे। y + 1 8 के बराबर है, सो y इक्वल टू 7। y तो दोनों जगह 7 आ गया है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। y तो 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। अब x को देखना है, इन दोनों में अलग अलग है, तो यहाँ से भी x निकालते हैं। वैसे तो जो x है वो यहाँ से और वहाँ से सेम ही आना चाहिए, तो ये लीजिए। सो 2 - 4 इक्वल टू 3x, सो x इक्वल टू -2/3, x इक्वल टू -2/3। अब ऐसा नहीं कि इस पर टिक करके आ जाओ पता चल रहा, नहीं ये ऑप्शन भले ही मैच कर रहा हो लेकिन यहाँ से x की कुछ और वैल्यू आ रही है। आई एम सॉरी, यहाँ से x की कुछ और वैल्यू आ रही है और वहाँ से कुछ और आ रही है, तो ये एक x की वैल्यू और ये एक x की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो है बी ऑप्शन, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। मैं इसकी बात कर रहा था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो ऐसा ना हो कि हम ये देखें जल्दीबाजी में कि यार इससे आसान पड़ रहा है, इससे आसान पड़ रहा है, इनसे इक्वेट कर लेते हैं, बाकियों को छोड़ो। पेपर में आपको चारों से करके देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि वो इसी टाइप से कुछ ब्लफ कर रहा हो, पता चल रहा है आपका ये ऑप्शन 2 दिख गए स्टार्टिंग में ही, आपने इस पर टिक मार दिया, ऐसा मत करना। ओके तो यहाँ तक जो टॉपिक हमने पढ़ा वो सारे का सारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और उसके करस्पॉन्डिंग टॉपिक्स थे। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना मैट्रिक्स को। देखिए अगेन काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ है, क्यों? देखिए किस तरीके से एक मैट्रिक्स है जो कि हम इस तरीके से लिखते हैं, ये हम जानते ही हैं। ये क्या उसका नाम हुआ AIJ, करंट रो, करंट कॉलम, रोस एंड कॉलम्स, हम ऐसे ही लिखते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। B एक दूसरी मैट्रिक्स है, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनसे एक C नई मैट्रिक्स पैदा हो जाएगी। वो C मैट्रिक्स कैसी दिखती होगी? जैसे A इक्वल टू A11 A12 ऐसे इसमें एलिमेंट्स होंगे, और B मैट्रिक्स कैसी होगी? मान लीजिए B11 B12 ऐसे इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ऐड करने के बाद ये A11 इससे ऐड हो जाएगा, A11 प्लस B11, ये A12 B12 से ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। मतलब एडिशन के टाइम पर कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि 3 क्रॉस 3 उससे बड़ी मैट्रिक्स वैसे भी नहीं आएगी, तो एडिशन करना तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा टफ है, आई मीन अजीब हो सकता है शुरू में, बट एडिशन ये सब करना तो काफ़ी आसान है। तो जो एडिशन करने के बाद जो ऑर्डर आता है मैट्रिक्स का, वो भी क्या आता है? वो वही ऑर्डर आता है जो पहले से ऑर्डर चल रहा होता है। तो अगर पहले से, अगर मान लीजिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 चल रहा था, तो ये किससे ऐड होगी? खाली 2 क्रॉस 3 वाले से ही ऐड होगी, और आंसर में जो ऑर्डर देगी वो भी कितना आएगा? 2 क्रॉस 3 का ही ऑर्डर आएगा। फाइन। हमारे पास एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अभी एडिशन के क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो पता होनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ ये बता दूं कि ये कुछ नाम हैं जो कि आप बिल्कुल रट लीजिए। अगर आप पहली बार इन्हें देख रहे हैं तो बिल्कुल इसे स्किप ना करें, आप ये सारे के सारे नाम लिख लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए। आपको समझ आते हैं नहीं आते हैं वो तो बात की बात है, आप इन्हें लिख लीजिए, ये आपको ही बाद में बहुत हेल्पफुल होंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने अपने टाइम पर पढ़ता तब मैं सोचता था कि यार ये क्यों ही लिखवाते हैं, और इनफैक्ट मैंने कभी, मतलब मेरे टीचर ने कभी लिखाई भी नहीं है सारी चीज़ें कि कम्यूटेटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या है। बट बाद में बैचलर्स, मास्टर्स और इन सारे कोर्सेज में ये जो
कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि दो नंबर्स, जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 + 2 = 2 + 1 होता है, बट हमें 1 - 2 = 2 - 1 ये नहीं होता। इसका मतलब जोड़ते टाइम चाहे ऐसे जोड़िए चाहे ऐसे जोड़िए, बात सेम है, बट सब्ट्रैक्शन के टाइम में ऐसे सब्ट्रैक्ट करना और ऐसे सब्ट्रैक्ट करने में डिफरेंस है। मतलब पहले कौन सा नंबर लिखा जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मैट्रिसेस के केस में भी है, और वही चीज़ मैं बताना भी चाह रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए बस। तो ज़रा इसे इरेज कर लिया जाए जो बेकार चीज़ हमने लिख दी हैं, और ज़रा अब हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं क्विकली, क्योंकि शायद ये पेपर में वैसे नहीं आता है, बट हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। सबसे पहला नाम है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का मतलब है कि आपने अगर इस तरीके से किसी को ऐड किया और इस तरीके से ऐड किया तो वो दोनों के दोनों बातें सेम होनी चाहिए। एडिशन के केस में ये चीज़ यूनिवर्सल है, ये हर बार होती ही है, इसलिए हम यह बोलेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। मतलब एडिशन के केस में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। फाइन, तो a + b b + a के जिंदगी भर बराबर होता है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। उसमें क्या है, पहले दो को ऐड करा फिर तीसरे के साथ ऐड करवाया, उल्टा a को छोड़ दिया, पहले b c को ऐड करवाया और फिर a से ऐड किया, तब भी आंसर सेम ही आएगा। नॉर्मली ऐसा होता ही है, एडिशन में भी ऐसा ही होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही होता है, इसलिए ये कोई बहुत टफ नहीं है, आप किसी भी एग्जाम्पल से इसको सोच सकते हैं। ये 3 और 4 ये दोनों हमको पता होने चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी माने जैसे मुझे अपनी शक्ल देखनी है, मुझे अपनी आइडेंटिटी देखनी है, तो मुझे मिरर चाहिए होगा, राइट? तो जो मिरर है वो मिरर कुछ और नहीं है, वो आइडेंटिटी दिखाएगा मुझे। वो आइडेंटिटी नहीं है बट वो मुझे आइडेंटिटी दिखाएगा। तो मतलब अगर ए को अपनी शक्ल खुद देखनी है ए, तो ए में कितना जोड़ा जाए कि ए की शक्ल दिख जाए? तो छोटी सी बात है, इसमें 0 को ऐड करना चाहिए। अब 0 का यहाँ पर क्या सेंस है? 0 का मतलब है यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? इट कैन बी स्क्वायर और रेक्टेंगल। जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर और रेक्टेंगल कुछ भी हो सकती है। मतलब ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये नहीं आएगा, सॉरी। तो जीरो मैट्रिक्स ये भी है और जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकती है, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है। ये मैं उस टाइम पे बताना भूल भी गया था, तो आप इसको भी मेंशन कर लीजिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। तो ए में ऐसा क्या ऐड करें कि उसको अपनी औकात खुद दिख जाए? तो 0 बेसिकली। अब चाहे 0 को आप आगे पीछे कैसे भी ऐड करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बोलते हैं आइडेंटिटी। और इनवर्स क्या होता है? ए में ऐसा क्या जोड़ें, ए में ऐसा क्या जोड़ें कि आइडेंटिटी दिख जाए? तो ए में ऐसा क्या जोड़ेंगे? अभी के लिए -a जोड़ेंगे तो 0 दिख जाएगा। ओ लिखते हैं इसे, बट इसे रीड जीरो मैट्रिक्स करते हैं। तो एक बहुत सिंपल सी 4 प्रॉपर्टीज थी, जिनमें जो मुझे लगता है हमेशा इंपॉर्टेंट तो सारी हैं। कम्यूटेटिव लॉ पता होना चाहिए, आइडेंटिटी और इनवर्स, इनके बारे में तो हमें नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में भी आगे पेपर में भी आ सकता है। आप अगर किसी 8th क्लास के बच्चे की भी बुक अगर उठा के देखेंगे तो उसमें भी ये सारे के सारे नाम आपको दिखेंगे। अगर आपको कोई छोटा भाई बहन है तो आप पक्का इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ, उनकी बुक में भी इंटीजर्स और ये सारी चीज़ों में ये सारे के सारे नाम लिखे हुए हैं। आप एक बार देखना इंटीजर्स वाले चैप्टर में और भी दूसरे चैप्टर्स में, तो आपको समझ में आएगा ये सारे नाम लिखे हैं। इनफैक्ट और भी नाम होंगे उनकी तो बुक में लिखे हुए। नाउ अब इसके बाद हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है? स्केलर मतलब कोई भी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। स्केलर माने कोई नंबर, अभी के लिए मैंने वो नंबर k एज्यूम करा है, उसको मुझे किसी मैट्रिक्स से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। फाइन, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट से A, और वो ऐसी दिखती है 1 2 3 4, और मैंने कहा मुझे 5 गुना निकालना है इस मैट्रिक्स का। तो 5 गुना निकालने का मतलब क्या है? ये 5 क्या है? दिस इज नोन एज द स्केलर, और ये 5 क्या हो जाएगा? इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लीजिए, तो 5 को सिर्फ क्या करना है? अंदर मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट्स हाउ वी गॉट 5A मैट्रिक्स बेसिकली। तो 5 ये क्या है? स्केलर है। तो ये k जो है वो क्या हो जाता है? अंदर हर किसी एलिमेंट के साथ क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बस इतने से बात है, दिस इज नोन एज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसकी भी 1-2 प्रॉपर्टीज हैं छोटी मोटी, वो भी एक बार देख लेते हैं, और फिर इसके बाद अब हम बैक टू बैक सारे के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि अगर 2 मैट्रिक्स को जोड़ना है तो चाहे जोड़ के फिर उसमें k मल्टीप्लाई कर दो, या फिर
पहले k को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ और फिर उन्हें जोड़ लो, बात तो सेम ही है। चाहे जोड़ने के बाद गुणा कर लो, चाहे गुणा करने के बाद जोड़ लो, बात एक ही है। इस तरीके से अगर दो स्केलर हैं, चाहे इन्हें ऐड करके तब मल्टीप्लाई कर लो या पहले इसको इससे और इसको इससे तब ऐड कर लो, बात तब भी सेम ही है। मतलब मुझे लगता नहीं कि ये कोई बहुत ही टफ चीज़ है। ये इस तरीके से है कि 5 टाइम्स आपने दो मैट्रिक्स को ऐड किया, तो चाहे आप पहले इन्हें ऐड करके तब 5 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप 5 गुना एक मैट्रिक्स का और 5 गुना दूसरी मैट्रिक्स का ऐसे ऐड कर लो, बात तो सेम ही है, उसमें कोई टफ तो है नहीं। इसी तरीके से 5 + 6 करके तब a से मल्टीप्लाई कर लो किसी मैट्रिक्स से, या फिर 5 से गुणा कर लो और 6 से गुणा कर लो तब इनको ऐड कर लो, बात तब भी सेम ही है। फाइन। तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक देखिए, ये बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है अभी तक जो चल रहा है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा भी, वैसे तो 0% चांस है समाओ, बट अगर क्वेश्चन बनेगा भी बोर्ड में तो यहाँ से प्रॉब्लम सम्स बिल्कुल बन सकती हैं। अभी के लिए क्योंकि आज पहला ही लेक्चर चल रहा है, इसलिए इंट्रोडक्टरी टाइप का पार्ट ही चल रहा है अभी, जो कि काफ़ी आसान है। आपको हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है, बट आप इसके नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस करिए, सो दैट आपको मल्टीप्लिकेशन फिर आगे जाके आसान लगे। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास है ये क्वेश्चन, x एक मैट्रिक्स है, y एक मैट्रिक्स है। आपको कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहला काम एक ही करना है, ऑर्डर लिखना है। जैसे इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, और इसमें भी 2 रो एंड 3 कॉलम। हमें यह फाइंड करना है, फाइंड x + y। x + y का क्या मतलब होगा, x के एलिमेंट्स। आप इतना अगर एग्जाम में नहीं भी शो करेंगे तब भी चल जाएगा, एग्जाम में तो आप डायरेक्टली ही करोगे। तो इनको अगर ऐड करना है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर लीजिए, एक साथ लिख लीजिए, लाइक 3 + 2, फिर 1 + 1, फिर -1 - 1, फिर 5 + 7, -2 + 2 एंड -3 + 4। ये लीजिए, आप इस तरीके से लिख लीजिए, एंड दैट्स हाउ वी गॉट द आंसर, विच इज 5, 2, -2 एंड 12, 0 एंड 1, विच इज 2 × 3 ऑफ आवर। इसका ऑर्डर भी वही होगा जो इनका ऑर्डर होगा, और एलिमेंट्स को आप डायरेक्टली 3 + 2, 5, 1 आप डायरेक्टली भी लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, फुल मार्क्स मिलते हैं अगर पेपर में आता है तो। बट चलते हैं जरा अगले पार्ट पे, विच इज 2x - 3y। 2x - 3y करने का मतलब है कि पहले 2x निकालता हूँ, फिर 3y निकालता हूँ और फिर उन्हें माइनस करूंगा। सबसे पहला काम मेरा है 2x निकालना। तो 2x का मतलब है कि 2 को गुणा कर दीजिए सबसे, सारे एलिमेंट से, इसके सारे एलिमेंट से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, विच इज 2 × 3 = 6, 2 - 2, 2 × 5 = 10, -4 एंड -6। ये लीजिए, ये आया मेरे पास 2x। सिमिलरली 3y, ये भी निकालिए, 3y, और y है 2, 1 - 1, 7, 2, 4। ये लीजिए, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, -3, 7 × 3 = 21, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12। ये लीजिए, अब मेरे पास दोनों मैट्रिक्स आ गई हैं। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है बस डायरेक्टली। तो आप इनका जो आंसर है, आप अगर डायरेक्टली भी लिख देंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, लाइक 2x - 3y इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली आंसर लिख दीजिए, लाइक 6 - 6 0, 2 - 3 -1, -2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 3 इज 1, 10 - 21 इज -11, -4 - 6 इज -10 एंड -6 - 12 इज -18। ये लीजिए, फाइन, आपने डायरेक्ट माइनस कर दिया, क्योंकि मैंने ऐड पहले ही इतने लंबे मेथड से किया था, इसलिए सब्ट्रैक्ट अब मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, और ये चीज़ मुझे लगता है आपको भी समझ में आ रही होगी। उसके बाद है द थर्ड ऑप्शन इज, एक मैट्रिक्स z बताइए सो दैट इन तीनों को जोड़ के z 0 आ जाए। तो x + y + z शुड बी 0। ये है जो कि तीसरा पार्ट है, x + y + z शुड बी 0। फाइन। तो मेरे पास दो मैट्रिसेस तो हैं जो कि बुक वाले ने दे रखी हैं पहले, और मेरे को z नहीं पता है, तो z कुछ और नहीं x + y को उधर भेज के आ जाएगा, सिंपल। सो आई कैन से कि पहले मैं यहाँ पर x लिख लेता हूँ, y लिख लेता हूँ, 3 1 -1, 3 1 -1, 5 - 2 -3 एंड प्लस
सिमिलरली y वैसे ना मैंने x प्लस वाई पहले भी निकाल लिया था, तो मैं उसी का यूज़ क्यों ना कर लूँ ना डायरेक्टली। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी का यूज़ डायरेक्टली कर लेता हूँ, जो कि मैंने x प्लस वाई पहले ही निकाल लिया है, विच इज़ 5 2 -2 एंड 1201। ये लीजिए, ये मैंने इन दोनों को ऐड करके लिखा, फिर प्लस z इक्वल टू 0। सो z कितना आ जाएगा अल्टीमेटली, ये पूरा का पूरा उधर माइनस में भेज दीजिए। अब अगर आप अंदर इसमें माइनस लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा -5 -2 2 -12 0 एंड -1। द ऑर्डर इज 2 × 3। करना चाहते हैं कर भी सकते हैं, अदरवाइज माइनस को बाहर भी रख सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं उसमें। फाइन। सो दिस इज द मैट्रिक्स, z इज द मैट्रिक्स, कि अगर आप इन तीनों को ऐड करके 0 चाहते हैं तो z को ये होना पड़ेगा, तब जाके 0 आंसर आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 9th 10th क्लास में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आता था। x की वैल्यू 2 है, y की 3 है, तो बताइए z कितना होगा, तो z इक्वल टू -5 होगा। तो सेम वैसा ही है जैसे 9th 10th के बच्चे करते हैं, बस आज हम 5-6 नंबर्स को एक साथ जोड़ रहे हैं, एक साथ घटा रहे हैं, उसको हमने बोल दिया मैट्रिसेस। अदरवाइज काम वही है, बस ये 6th and 8th में हम एक एक नंबर से करते थे, आज हम 10-10 नंबर से एक साथ कर रहे हैं बस। अब इसके बाद है हमारे पास एक मैट्रिक्स x पता करिए, सो दैट दिस इज इक्वल टू 0। ओके, और ये हमारे पास दोनों मैट्रिसेस हैं, तो बिल्कुल हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं कि पहले मैं 2a निकाल लूँ फिर, और या फिर मैं इस लाइन को डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, हेयर ट्वाइस ऑफ दिस मैट्रिक्स, फिर माइनस का निशान, फिर b मैट्रिक्स, फिर x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 3 = 6, 2 1 = 2 2 = 4 एंड -2 1 0 3 प्लस x इक्वल टू 0। इस माइनस के साइन को अंदर भेजने की कोई जरूरत नहीं है, वो फिर प्लस बनेगा, तो क्यों बेकार में कच्चड़ पच्चड़ में बढ़ना। डायरेक्टली करिए 6 + 2, ये हो जाएगा 6 + 2, ये हो जाएगा 2 - 1, ये हो जाएगा 0 - 0 एंड ये हो जाएगा 4 - 3। ये लीजिए, तो ये आ जाएगा 8 1 0 1 प्लस x इक्वल टू 0। सो अल्टीमेटली द x मैट्रिक्स इज -8 -1 0 एंड -1। दिस इज द आंसर। फाइन। इसी तरीके से आप जो भी क्वेश्चन आते हैं आप डायरेक्टली भी वैल्यूज रख सकते हैं, या फिर थोड़ा आपको अजीब लग रहा है तो आप पहले ये अलग निकाल लीजिए, ये अलग सब कुछ अलग अलग निकाल के तब भी एक साथ पुट कर सकते हैं, ताकि उसमें थोड़ा सा टाइम बच जाता है। आज तो छोटे ही नंबर थे इसलिए मैंने डायरेक्टली ही कर दिया। नाउ ओके, आई हैव x एंड y, दो मैट्रिसेस हैं 2 × 2 की। अच्छा, वो दिख ही रही है, ये रही एक इक्वेशन और ये रही एक दूसरी इक्वेशन। x और y निकालना है हमें, तो इसको इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए जैसे 9th के बच्चे कैसे करते हैं, 2x + 3y = 6 एंड 3x + 2y = 4। मान लीजिए ये दो इक्वेशन होती है एक 9th 10th के बच्चे के पास, तो कैसे करता वो सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता 2 या 3 से। मान लीजिए मैंने 2 से कर दिया और इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, फिर इसमें ये 6 बन जाता, ये 6 बन जाता, और फिर एलिमिनेशन मेथड में माइनस कर देते तो 0 x की वैल्यू आ जाती। सेम रूल, सेम टू सेम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। भाई मैंने बताया ना, काम सारा 9th 10th वाला है, बस बच्चा वहाँ पे एक एक नंबर के साथ खेल रहा होता है, हम यहाँ पे 4-4 नंबर के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं है, बाकी सारी बातें सेम है। तो मैं इस पहले वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स से 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 4x 6y = 4 6 8 0। मैंने 2 से किया है, 2 to the 4 2 3 2 4 ठीक है, और इसको 3 से कर रहे हैं। सो 3 3 = 9 3 2 = 6 = 3 2 = 6 3 2 = 6 -3 3 5 = 15। ये लीजिए, ये रही पहली इक्वेशन और ये रही दूसरी इक्वेशन। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 से और ये मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 से। अब आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ये दोनों सेम है, माइनस माइनस माइनस। एलिमिनेशन मेथड ऐसे लगाते हैं जिसमें ये साइन रिप्लेस हो जाता है। 4 - 9 is -5x एंड 4 - 6 is -2, 6 + 6 12, 8 + 3 11,
0 -15 -15। तो x की वैल्यू क्या आ गई उस हिसाब से, x इज नथिंग बट -5 को उधर भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा वो -1/5 यही बनेगा, और बाकी सब एज इट इज अंदर। ये लीजिए, फाइन। अब एलिमिनेशन मेथड में आप ये भी जानते होंगे कि जब हमारे पास एक नंबर आ जाता है x या y, फिर हम उसकी वैल्यू, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू आई है, फिर हम उसे सब्सटीट्यूट करते हैं x में या इस वाले इक्वेशन में, और फिर उसके बाद हम y की वैल्यू निकालते हैं। जबकि मैं एक दूसरा तरीका भी आपको बता सकता हूँ। क्यों दूसरा तरीके के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस करें तो जो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली है ना, ये वैल्यू को यहाँ पे रखना, फिर गुणा भाग करना, फिर उधर भेजना, फिर 3, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो हो सकता है। टाइम तो वैसे भी लगेगा ही, बट क्यों ना अच्छा टाइम लगे और बिल्कुल ऐसा लगे कि सटीक ठीक ही आंसर आएगा। ये वैल्यू रखते हुए यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत होगा या जो भी है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं अगर आप ये वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं तो। इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या निकालने की कोशिश करता हूँ, मैं इन दोनों मैट्रिक्स को वापस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बस अब 2 और 3 से नहीं कर रहा हूँ, अब 3 और 2 से कर रहा हूँ। पहले मैंने y को एलिमिनेट किया, अब मैं x को एलिमिनेट करता हूँ तो मेरा y डायरेक्टली आ जाएगा, रादर देन कि मैं यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ और फिर वो कच्चड़ पच्चड़ लंबा सा मेथड चले। फाइन, आई होप आपको ये मेथड भी अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा। तो मैं इस वाले इक्वेशन को, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से, ताकि मेरा काम बन जाए। सो इट बिकम्स 3 2 6x एंड 3 3 9y, एंड इस पूरे को भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ये लीजिए, ये रही पहली इक्वेशन, और दूसरी को मैं 2 से करूँगा मल्टीप्लाई। सो 6x एंड 4y इज इक्वल टू 2 2 4 -4 -2 एंड 10। ये लीजिए, फाइन। अब मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट वापस से। ये कट गए, 9 - 4 इज 5y। देखिए कितना अच्छा है ना, डायरेक्टली आंसर मिल रहा है ना, अब मेरे को कुछ पुट नहीं करना पड़ रहा है इधर उधर। 6 - 4 2, 9 + 4 13, 12 + 2 14, 0 - 10 -10। सो y इज इक्वल टू 2 14, यहाँ से 1/5 क्योंकि ये 5 उधर चल जाएगा, एंड 13 एंड -10। ये लीजिए, तो मेरे पास अब x भी आ गया और y भी आ गया। बहुत अच्छा तरीका है ये, हम 9th-10th में भी यूज़ करते थे, शायद अगर आप में से किसी ने यूज़ करा हो। जबकि मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे x की वैल्यू निकालते हैं y में रखते हैं, y की निकालते हैं x में रखते हैं, सब्सटीट्यूशन करते हैं, इस टाइप की चीज़ें करते हैं। बट हमने इसमें, ताकि हम फालतू में इसको वहाँ रखेंगे फिर बहुत कंज्यूम हो जाएगी चीज़ें, तो इसलिए हमने कहा एक बार पूरे को 2 और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो, और एक बार 3 और 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। फाइन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं सिलेबस में, बट मैंने एक क्वेश्चन पिक किया है क्योंकि बाकी सब इससे आसान ही थे, तो मैंने जो सबसे टफ मुझे लगा मैंने वही पिक करा। तो आज जो हमने इस टॉपिक में अभी तक पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिसेस क्या होता है। फिर हमने उसके बाद उनका कंस्ट्रक्शन देखा कि बनाते कैसे हैं मैट्रिक्स को, उनका ऑर्डर, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने एडिशन देखा मैट्रिक्स का, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन देखा, 2 मैट्रिक्स का नहीं, एक नंबर का एक मैट्रिक्स के साथ, माने स्केलर का एक मैट्रिक्स के साथ, हमने ये चीज़ देखी। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, और अब हम राइट नाउ कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले एक 3x4 की एक मैट्रिक्स बनानी है, जो कि आपको इस तरीके से बनानी है। ये क्या लिखा हुआ है, Aij इज इक्वल टू हाफ मॉड -3i, ये थोड़ी वेक्टर की आदत पड़ गई है, -3i + j। ये लीजिए, ये है जो हमारे केस में i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2 था, आपका ये बात सेम ही है, मॉड है तो हर नंबर प्लस में ही आएगा। ये आंसर में मैंने लिखा हुआ है आपके क्रॉस चेक के लिए। फिर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ये एक स्केलर है जिसको आपको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ये एक स्केलर है जिसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर आंसर बताना है। आंसर ये लिखा हुआ है, जोड़ना है, नॉर्मल है। फिर x और y की वैल्यू बतानी है, x + y ये है जैसा हमारे पास था, और x - y ये है। ये और भी ज़्यादा आसान होता है, आप इसमें ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये हल्का वाला है, इसलिए मैंने आपको ये ऐसा होमवर्क में दिया है। तो टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको एज अ होमवर्क के लिए दिए हैं। आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया होगा।
फिर भी जस्ट इन केस अगर यहाँ तक भी पर्टिकुलरली आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे वो हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्रिसेस का। उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स वो देख रहे होंगे और फिर एड ऑन, उसके बाद सारे के सारे लेक्चर्स। लेकिन जितना हमारे सिलेबस में है वो 3 से 4 लेक्चर में कवर अप हो जाएगा। 1-2 लेक्चर्स हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो सीबीएसई में नहीं है इस साल उन पर भी बना देंगे, जस्ट इन केस आपका पढ़ने का मन कर रहा है या एनडीए के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। फाइन, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।